हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताने वाली हूँ कि इंटरनेट क्या है। तो आइए जानते हैं इंटरनेट क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे क्रम से देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, इंटरनेट की खोज किसने की, इंटरनेट कब शुरू हुआ, भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था, इंटरनेट की परिभाषा क्या है, मतलब कि इंटरनेट होता क्या है। फिर है इंटरनेट की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत है वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, न्यूज़, टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चैट जिसको IRC बोलते हैं। और उसके बाद देखते हैं इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। उसके बाद है इंटरनेट कैसे काम करता है, TCP और IP का क्या फंक्शन है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट का उपयोग क्या है, भारत में इंटरनेट का इतिहास क्या है। इसके बाद हम जानेंगे भारत में इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट के प्रकार क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे डायल अप कनेक्शन जिसको एनालॉग 56K बोला जाता है, DSL कनेक्शन, केबल कनेक्शन क्या है, फाइबर कनेक्शन क्या है, वायरलेस कनेक्शन क्या है, वायरलेस DIA मतलब कि डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस क्या है, सैटेलाइट कनेक्शन क्या है, सेलुलर या मोबाइल टेक्नोलॉजी कनेक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के प्रकार के अंतर्गत आएंगे। ये सारे कनेक्शंस, इनको भी जानेंगे। आगे देखते हैं इंटरनेट कैसे चलाई जाती है, कंप्यूटर या PC में इंटरनेट कैसे चलाएं, इंटरनेट के कौन कौन से लाभ हैं, इंटरनेट के कौन कौन से हानि हैं, इंटरनेट का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसे हिंदी में सेवा चयन बोर्ड भी कहते हैं। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अगर आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप, UK ब्राउज़र जैसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन आदि का प्रयोग कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा माध्यम इंटरनेट है। क्योंकि इंटरनेट के बिना इनमें से किसी भी चीज़ को संचालित नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी चलाने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अब हम देख लेते हैं इंटरनेट की खोज किसने की थी। तो इंटरनेट की खोज किसने की, इंटरनेट का जो आविष्कार है उसे कर पाना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इसे बनाने में बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ज़रूरत लगी थी। सन 1957 में कोल्ड वार मतलब कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में ARPA कहा जाता है, उसकी स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना जिससे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। यही इस ARPA का उद्देश्य था। सन 1969 में इस एजेंसी मतलब कि ARPA ने एक ARPANET की स्थापना की थी, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से आसानी से जोड़ा जा सकता था। सन 1980 तक आते आते इसी ARPANET का जो नाम है इंटरनेट हो गया। विंटन सर्फ और रॉबर्ट कहन ने TCP/IP प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया था सन 1970 में और 1972 में। वहीं रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया। तो इस प्रकार से ये इंटरनेट। अब हम जान लेते हैं इंटरनेट कब शुरू हुआ। तो इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 से हुई, जब ARPANET ने TCP/IP को एडॉप्ट किया। 1 जनवरी 1983 में जब एडॉप्ट किया था, तभी से इंटरनेट की शुरुआत हो गई। और उसके बाद रिसर्चर ने शुरू किया इन्हें असेंबल करने का काम। उस समय उसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता था, मतलब कि इंटरनेट को पहले नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता था। बाद में आज के मॉडर्न समय में उसे इंटरनेट का नाम
दे दिया गया, मतलब कि इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ ये भी जान लेते हैं। भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया, मतलब कि आम इंसानों तक भी पहुंचाया गया सन 14 अगस्त 1995 में इसे लॉन्च किया गया स्टेट ऑन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, मतलब कि BSNL के द्वारा 1995 में, मतलब कि 14 अगस्त 1995 में इस इंटरनेट सर्विस को आम इंसानों तक पब्लिश किया गया, मतलब कि सभी लोग इसका प्रयोग कर सके ऐसा उपलब्ध कराया गया। अब जान लेते हैं इंटरनेट की परिभाषा। इंटरनेट का क्या परिभाषा है, इंटरनेट एक्चुअल में होता क्या है ये जान लेते हैं। तो इंटरनेट जो है एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ मिल जाते हैं और उनके मध्य किसी भी प्रकार के डाटा का आदान प्रदान होता है, तो ये जो तकनीक है इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को ही इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट का अर्थ क्या है। तो इंटरनेट एक इंग्लिश शब्द है जो इंग्लिश के ही एक और शब्द इंटरनेट वर्कड से लिया गया है। इंटरनेट मतलब हिंदी में इंटरनेट का जो मीनिंग होता है उसे कहा जाता है अंतरजाल। इंटरनेट जो होता है लाखों हजारों कंप्यूटरों का एक जाल होता है। इसे हिंदी में अंतरजाल या फिर सामान्य भाषा में महाजाल भी कह सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इंटरनेट का जो मालिक है कौन कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट का मालिक कौन है, ऑनर ऑफ इंटरनेट। तो हर वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता ही है, लेकिन अगर बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर इंटरनेट पर किसका एकाधिकार है, तो इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। फर्स्ट है कोई नहीं, मतलब कि इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। सेकंड में बोलेंगे तो बहुत सारे लोग, मतलब कि एक तरफ से देखेंगे तो कोई भी नहीं है मालिक, एक तरफ से देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसके मालिक हैं। अब इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है कोई नहीं, इसको जान लेते हैं कि कोई नहीं क्यों कहा जा रहा है। यहाँ कोई नहीं से तात्पर्य है यह कि इंटरनेट का कोई भी एक मालिक नहीं है और कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार या कंपनी इंटरनेट पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं रखती है। कहने का तात्पर्य है इंटरनेट पर पूर्ण अधिकार किसी का भी नहीं है। सेकंड नंबर देखेंगे, दूसरे दृष्टिकोण से हजारों लोग और संगठन इंटरनेट के मालिक हैं। इंटरनेट में कई अलग अलग बिट्स और टुकड़े होते हैं, मतलब कि जो डाटा होता है बिट्स के रूप में या टुकड़े के रूप में होता है, जिनमें से प्रत्येक का एक मालिक होता है। इनमें से कुछ मालिक आपके पास इंटरनेट तक पहुंच की गुणवत्ता और स्तर को नियंत्रित करते हैं। वे पूरे सिस्टम के मालिक नहीं हो सकते, लेकिन वे आपके इंटरनेट के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं, वैसी कंपनियां इंटरनेट की मालिक हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन होते हैं। तो इंटरनेट का जो उपयोग है इसके लिए बनाए गए विभिन्न ब्राउज़र्स द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि विंडो एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आदि चीज़ों के द्वारा आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ये सब ब्राउज़र्स हैं और इन्हीं के द्वारा आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जो संस्था उपभोक्ताओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। भारत में यह सुविधा देने वाली कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, एयरलेस। ठीक है,
तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं, इसलिए इनको इंटरनेट के मालिक तो बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इंटरनेट पर इनका भी एकाधिकार नहीं है, मतलब कि कोई एक इंटरनेट का मालिक नहीं है। अब है इंटरनेट की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जान लेते हैं। तो इंटरनेट की विशेषताएं के विषय में जानते हैं, उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहला नंबर पे है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हिस्सा होता है इंटरनेट का, मतलब कि एक इंटरनेट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो सपोर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। जितने भी प्रकार के हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। वहीं ये अलाउ भी करता है यूज़र को विभिन्न प्रकार के डेटा को देखने और उनको नेविगेट करने के लिए। सेकंड नंबर पे देखेंगे, वहीं एक वेब पेज ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनकोडेड होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग के साथ। मतलब कि आप जो भी इंटरनेट पे जो भी वेब पेज देखते हैं वो सारे वेब पेजेस जो होते हैं HTML के द्वारा बनाए गए रहते हैं, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा बने हुए होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनकोड किया गया रहता है जिसको आप देखते हैं। अगला नंबर है HTML अलाउ करता है डिज़ाइनर्स को एक साथ लिंक होने के लिए VIA हाइपरलिंक के द्वारा। ठीक है, मतलब कि HTML के द्वारा ही आप उसमें आपके वेब पेज में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन देख सकते हैं, अलग अलग लिंक को कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा ही होता है। आगे देखेंगे, प्रत्येक वेब पेज की एक एड्रेस होती है जिसे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। तो हर एक पेज का अपना एक एड्रेस होता है, उसे ही URL कहा जाता है। ये तो था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। अब हम जान लेते हैं ईमेल। तो ईमेल के अंतर्गत देखते हैं, ईमेल का जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यह बहुत ही पॉपुलर रीज़न होता है जिसके कारण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अधिकतर लोग ईमेल के लिए ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है ईमेल मैसेज को क्रिएट करना, मतलब कि बनाना, उसे सेंड करना और उसे रिसीव करने के लिए आपको ईमेल प्रोग्राम और एक अकाउंट चाहिए रहता है, एक इंटरनेट मेल सर्वर में एक डोमेन नेम के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल जो होता है इस्तेमाल करने के लिए एक यूज़र के पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिससे आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और अपना यूज़र नेम ईमेल में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप जीमेल में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तब आप यूज़र नेम इस प्रकार से बना सकते हैं और आपको यूज़र नेम थोड़ा यूनिक चुनना होता है जो कि पहले से ही अवेलेबल ना हो, मतलब कि हर किसी का यूज़र नेम अलग ही होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक यूनिक आईडी होता है जिसका सेम यूज़र नेम किसी का भी नहीं हो सकता है, इस प्रकार से। और यूज़र नेम के साथ साथ एक पासवर्ड की भी आवश्यकता होती है जिसके द्वारा आप ईमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। आगे देखते हैं न्यूज़। तो एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है न्यूज़, जिसमें बहुत से न्यूज़ ग्रुप शामिल होते हैं, मतलब कि बहुत से प्रकार के आपको विभिन्न विभाग के अलग अलग तरीके से आपको न्यूज़ प्रदान करता है, यही है न्यूज़ ग्रुप। प्रत्येक न्यूज़ ग्रुप होस्ट करता है डिस्कशन एक स्पेसिफिक टॉपिक में। सभी टॉपिक पर अलग अलग न्यूज़ ग्रुप होते हैं। जैसे कि अगर आपको समाचार देख रहे हैं तो समाचार से संबंधित न्यूज़ ग्रुप रहेगा, उसी प्रकार से आपको टीवी चैनल के बारे में देख रहे हैं तो टीवी चैनल से संबंधित या किसी धारावाहिक से संबंधित आपका न्यूज़ ग्रुप होगा। इस प्रकार से ये न्यूज़ होता है जो अलग अलग जो होते हैं उपलब्ध उनको आपको प्रदान करता है। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग न्यूज़ ग्रुप आपको प्रदर्शित करता है, ये है न्यूज़। अगला है टेलनेट। टेलनेट एक स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है जो कि आपको अलाउ करती है एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरे कंप्यूटर के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए टेलनेट होस्ट की मदद से। कहने का मतलब ये है, टेलनेट के द्वारा आप
एक जगह पर बैठे बैठे दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उस रिमोट लॉगिन के थ्रू उस कंप्यूटर में जो भी कार्य होंगे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को ईमेल भेजना है या कुछ भी उस कंप्यूटर में खोल कर देखना है या किसी प्रकार का डाटा का आदान प्रदान करना है तो वो आप अपने कंप्यूटर से उस कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दूर स्थित जो कंप्यूटर है उस पर आप रिमोट लॉगिन के थ्रू कनेक्ट होकर उसकी सारी प्रक्रिया को देख भी सकते हैं और उसमें आप कुछ सुधार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये टेलनेट होता है। नेक्स्ट है, एक टेलनेट प्रोग्राम क्रिएट करता है एक विंडो होस्ट पर जिससे कि आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं, कमांड इशू कर सकते हैं और डाटा एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगला है, टेलनेट को लाइब्रेरीज के द्वारा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये विजिटर को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, आर्टिकल्स ढूंढने के लिए इत्यादि। आगे देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। तो FTP जो होता है इंटरनेट का एक टूल होता है जिसका इस्तेमाल फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किया जाता है। एक स्पेशल FTP प्रोग्राम के इस्तेमाल से एक वेब ब्राउज़र के आप एक ETP होस्ट कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं, इंटरनेट के ओवर और आपके कंप्यूटर के फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। कुल मिला के फाइलों का जो आदान प्रदान किया जाता है सर्वर पर वो FTP के द्वारा ही किया जाता है, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए आप जो भी डाटा का आदान प्रदान करते हैं वो सब आपका FTP ही करता है। FTP बहुत ही हैंडी होता है सॉफ्टवेयर फाइल को फाइंड करने के लिए और कॉपी करने के लिए। वहीं आप आर्टिकल और दूसरे प्रकार के डाटा टाइप के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होते हैं FTP सर्वर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो विजिटर को डाटा एक्सेस करने की परमिशन प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे IRC, मतलब कि इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट जो होता है एक ऐसी सर्विस होती है जो कि यूज़र को अलाउ करती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रियल टाइम में, वो भी एक स्पेशल विंडो में टेक्स्ट टाइप करके। अगला है, न्यूज़ की तरह ही सैकड़ों IRC चैनल भी होते हैं और प्रत्येक किसी एक सब्जेक्ट या यूज़र ग्रुप को डेडिकेट होते हैं। आप चाहें तो एक स्पेशल IRC प्रोग्राम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इन चैट रूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादातर चैट रूम को वेबसाइट में ही सेटअप किया जाता है, जो कि विजिटर को इनेबल करता है डायरेक्टली ही अपने ब्राउज़र विंडो से चैट करने के लिए। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कम्युनिकेशन करने के लिए या ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए जो सर्विस उपलब्ध कराती है वो है IRC। अगला है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है जान लेते हैं। इंट्रानेट जो होता है एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि अक्सर किसी एक इंटरप्राइज में देखने को मिलता है, मतलब कि किसी एक संगठन में या एक कंपनी में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होते हैं वहाँ के जो कंप्यूटर होते हैं सीमित संख्या में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और बाहर से इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उस संगठन के अंतर ही इंटरनेट का प्रयोग होता है। इसी को इंट्रानेट कहा जाता है। इसमें आम तौर से बहुत से इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, मतलब कि LAN होते हैं, और साथ में ये लीज्ड लाइन का भी इस्तेमाल करता है एक वाइड एरिया नेटवर्क में। टाइपिकली देखा जाए तो एक इंट्रानेट में सिर्फ एक और उससे ज़्यादा गेटवे कंप्यूटर ही बाहरी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंट्रानेट का मुख्य काम ही होता है किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग सोर्स को सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बीच में ही शेयर करना। वहीं इंट्रानेट का इस्तेमाल वर्किंग ग्रुप के मध्य में टेलीकॉन्फ्रेंस के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंट्रानेट एक
नेटवर्किंग का ही एक सर्विस होता है, जिसमें क्या होता है, एक सीमित एरिया में ही आपस में कंप्यूटरों के बीच में डाटा का आदान प्रदान किया जाता है और एक संगठन बना दिया जाता है। इस उतने एरिया में ही कार्य करता है, उससे बाहर कार्य नहीं करता है। इंटरनेट का प्रयोग आप उससे बाहर नहीं कर सकते, उस एक संगठन के अंतर्गत ही उस इंटरनेट का प्रयोग करेंगे। इसी को इंट्रानेट कहा जाता है। इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और बहुत से अलग अलग कंप्यूटर को ट्रांसमिशन प्रदान करता है। और ये दोनों वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस मोड, दोनों तरह के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को भेजने और पाने के लिए, जैसे कि डाटा, ऑडियो, वीडियो इत्यादि, इन सभी को इनमें अक्सर डाटा ट्रेवल करती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा, जिन्हें कि टेलीफोन कंपनीज ऑन करती है। ठीक है, ये तो था इंटरनेट। अब हम जानते हैं इंटरनेट के बारे में थोड़ा और। अभी के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल प्रायः सभी लोग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रांसफरिंग करने के लिए नेटवर्क में। यह एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट और रिले कर सकते हैं। यह यूज़र को एक बहुत ही बढ़िया सोर्स प्रदान करती है इंफॉर्मेशन के लिए। ये तो था इंटरनेट, जिसके थ्रू पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम जानते हैं इंटरनेट का अर्थ क्या है। तो इंटरनेट एक हिस्सा होता है इंटरनेट का, मतलब कि जैसे इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा बोल सकते हो इंटरनेट को, जो कि प्राइवेटली ऑन होता है, मतलब कि प्राइवेट तरीके से उसको खरीदा जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता है और वही प्रदान करता है एक्सेस अपने सभी फाइल और फोल्डर को नेटवर्क के भीतर ही। कहने का मतलब है एक ही जगह पर स्थित कंप्यूटरों के अंतर्गत इंटरनेट का जो सर्विस प्रदान किया जाता है वही इंट्रानेट है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन के द्वारा ही इस इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर जो है सीमित संख्या में होते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके इंटरनेट के द्वारा उनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। तो ये एक हिस्सा में होता है, इसलिए इसको इंट्रानेट कहा जाता है। आगे जान लेते हैं इंटरनेट के बारे में। इसमें एक फायरवॉल भी होता है। फायरवॉल के बारे में आपको मैं बताई थी, किसी प्रकार के वायरस को इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में या आपके कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पे फैलने से रोकता है। एक दीवार की तरह ये काम करता है, दोनों तरह के वायरस को न इधर का उधर जाने देता है, न उधर के इधर आने देता है। तो इसमें एक फायरवॉल भी होता है जो कि सिस्टम को घेरे हुए होता है, जिससे ये अनऑथोराइज्ड यूज़र को नेटवर्क एक्सेस करने से रोकता है। मतलब कि उस संगठन से बाहर वाले जो व्यक्ति होते हैं, यूज़र्स होते हैं, उनको ये उस नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोक देता है। केवल ऑथोरिटीज़ यूज़र के पास ही परमिशन होता है इस नेटवर्क के एक्सेस करने का। वही जो होता है, वही इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है। वो भी एक कंपनी नेटवर्क के भीतर ही ये किया जाता है। यह एक सिक्योर तरीका होता है डिटेल्स को, मटेरियल्स को, फोल्डर्स आदि को शेयर करने का, क्योंकि इसमें नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और रिस्ट्रिक्टेड होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। मतलब कि उस संगठन के अंतर्गत ही नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की सुविधा उस संगठन के भीतर ही प्रयोग की जाती है, उससे बाहरी व्यक्ति या बाहरी यूज़र जो है इस नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर जो होता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, जहां इंटरनेट प्रदान करता है अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जिसे कोई भी देख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। वहीं जो इंट्रानेट होता है उसमें डाटा केवल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही सर्कुलेट होता है। मतलब उस संगठन के भीतर जितने कंप्यूटर जुड़े हैं उन्हीं कंप्यूटरों को ही उस डाटा को प्राप्त करने की अनुमति होती है, बाहरी कंप्यूटर्स को नहीं। अगला है, इंटरनेट को एक्सेस हर कोई और सभी जगह से कर सकता है। वहीं जो इंटरनेट का इस्तेमाल होता है केवल
ऑथेंटिकेट यूजर्स ही कर सकते हैं, मतलब जो जिनको उनकी अनुमति है वही बस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे, इंटरनेट को कोई एक सिंगल या मल्टी ऑर्गेनाइजेशन खरीद नहीं सकते। वहीं इंटरनेट होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होने की वजह से ये एक फर्म या इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है, इसे सभी के लिए अवेलेबल होता है, मतलब सबके लिए उपलब्ध होता है। वहीं इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसलिए सभी के लिए ये उपलब्ध नहीं होता है। आगे है, इंटरनेट ज़्यादा सफ़र होता है इंटरनेट की तुलना में, मतलब कि ज़्यादा सेफ होता है इंटरनेट और इंटरनेट की तुलना में बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो इस्तेमाल है एक सीमित संगठन के अंतर्गत ही किया जाता है। अब हम जानते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं छोटे नेटवर्क्स के माध्यम से। वहीं ये नेटवर्क जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं गेटवे के द्वारा इंटरनेट बैकबोन के साथ में। वहीं सभी कंप्यूटर इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं TCP/IP के माध्यम से, जो कि एक बेसिक प्रोटोकॉल, मतलब कि सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक ग्रुप होता है इंटरनेट का। मतलब कि इंटरनेट पे किसी प्रकार के डाटा के आदान प्रदान के लिए आपको TCP/IP का प्रयोग करना होता है, और ये TCP/IP जो होते हैं एक प्रकार के इंटरनेट पे डाटा के आदान प्रदान करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही हैं। तो इन्हें ही TCP/IP प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब TCP/IP का जो डिटेल्स है उसको जान लेते हैं। तो TCP/IP जिसको बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो है मैनेज करते हैं इंटरनेट में हो रहे सभी ट्रांसमिशन को, फिर चाहे वो डाटा हो, फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी क्यों ना हो, उन सभी के ट्रांसमिशन को ये हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन इसे करने के लिए उन्हें उस डाटा, फाइल, डॉक्यूमेंट को पहले क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है, छोटे छोटे भागों में उनको तोड़ दिया जाता है और उनको एक पैकेट या डाटाग्राम कहा जाता है। और इसी पैकेट या डाटाग्राम के जरिए जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को भेजा जाता है और रिसीव भी किया जाता है। इसमें पैकेट में जो होता है, प्रत्येक पैकेट में एक्चुअल डाटा का एड्रेस पार्ट होता है। ये जो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन और सोर्स, मतलब कि ये जो पैकेट्स होते हैं इसके अंतर्गत आपका डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होगा और आपका सोर्स का भी एड्रेस होगा। मतलब डाटा कहाँ से आया है और कहाँ तक जाना है उसका पूरा एड्रेस जो होता है उस पैकेट के अंदर में होता है, जिससे डाटा जो है सही जगह पे पहुंच जाता है। अप टू 1500 कैरेक्टर्स के जितना, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके अंदर में जो पैकेट्स होते हैं उनमें डाटा लिखा रहता है, और ये जो एड्रेस होता है इसी एड्रेस को IP एड्रेस भी कहा जाता है। TCP और IP का फंक्शन। TCP का जो काम होता है कि ये मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देता है, जिन्हें कि इंटरनेट में ट्रांसमिट किया जाता है और फिर बाद में उन्हें रिसेंबल किया जाता है। रिसेंबल का मतलब ये है जब वो छोटे छोटे पैकेट में टूट जाते हैं और जिस जगह पे पहुंचना रहता है वहाँ पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पहुंचने के बाद वो पहले जैसा बन जाते हैं, इसी को रीअसेंबल बोला जा रहा है। उन छोटे छोटे पैकेट्स को ओरिजिनल मैसेज में जो कि रिसीव किया जाता है इंटरनेट के द्वारा, मतलब कि इंटरनेट के द्वारा जब उन मैसेज को रिसीव किया जाता है तो उनको पहले जैसा मतलब ओरिजिनल रूप में बना देना ही रीअसेंबल कहलाता है। आगे है IP का काम होता है, ये हैंडल करता है प्रत्येक पार्ट के एड्रेस पार्ट को, जिससे कि डाटा को सही एड्रेस तक भेजा जा सके। जो डाटा के जो पैकेट्स हैं उनका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वहाँ तक पहुँचाने का जो काम होता है IP का होता है। मतलब हर एक पार्ट को एक IP एड्रेस दे दिया जाता है जिससे डाटा उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ उसे पहुँचना होता है। प्रत्येक गेटवे नेटवर्क इस एड्रेस को चेक करता है और ये देखने के लिए कि कहाँ मैसेज को फॉरवर्ड किया जा रहा है, और उस तरीके से डाटा को उस जगह पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो TCP और IP समझ में आ गया होगा। TCP का काम होता है डाटा को छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक कर देना, और जब वो अपने गंतव्य में पहुंच जाता है तो उनको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में
बना देना, मतलब रीअसेंबल कर देना। और आईपी का काम होता है उन डाटा पैकेट्स के ऊपर में एक एड्रेस लगा देना जिससे कि डाटा उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। आगे हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का इतिहास क्या है। तो नेट की हिस्ट्री जो होती है, इसकी बात की जाए तो 1969 में ये दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका था और वक्त और टेक्नोलॉजी के बदलाव से ये आगे बढ़ता गया और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और थोड़ा और जानते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री। फर्स्ट नंबर देखेंगे, इंटरनेट का जो उद्गम है, प्रारंभ है ARPANET। ARPANET जिसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से हुआ था। सेकंड है ARPANET अमेरिका का रक्षा विभाग का हिस्सा था 1969 में। थर्ड है शुरुआत में गोपनीय खत कंप्यूटर के जरिए भेजने के लिए ये नेटवर्क बनाया गया था, इसी का नाम ARPANET रखा गया था। फोर्थ नंबर है शुरुआत में इस विचार को 5 यूएस यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। 1972 के दशक तक ये दुनिया के 23 नोड और दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ चुका था, जिसका नाम बाद में रख दिया गया इंटरनेट। नेक्स्ट है शुरुआत में इस नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में ये सब तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया और साल भर इसमें बदलाव आता गया और अभी आप इसे इंटरनेट के जरिए मेरी जानकारी जैसे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, ये सब आप लोग अभी जान रहे हैं। इंटरनेट का उपयोग जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करने के लिए होता है। यहाँ पे ईमेल जो आप लोग जानते होंगे, ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। तो ईमेल से मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट से जुड़े करीब 85% से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक सप्ताह में करीब 20 मिलियन से भी ज़्यादा ईमेल्स का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है रिसर्च करने के लिए, किसी प्रकार की खोज के लिए इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है। डॉक्यूमेंट को या बुक्स को या रिसर्च करने के लिए किसी भी प्रकार के पेपर को इत्यादि का, इसलिए इसका जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च के लिए। अगला नंबर है फाइल डाउनलोड या अपलोड करना। यहाँ पर ऐसे बहुत से फाइल को अपलोड किया गया होगा और बहुत से वेबसाइट के द्वारा, जैसे कि मूवी, सॉन्ग, वीडियो, डॉक्यूमेंट इत्यादि को आप डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, या यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तब आपको उन्हें डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होता है। आगे है डिस्कशन ग्रुप का होना। यदि आपको किसी टॉपिक के विषय में जानना है या किसी एक्सपर्ट से इसके विषय में राय लेनी है, तब आप डिस्कशन ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट मिल जाएंगे किसी भी चीज़ के विषय में एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। तो इसी को ही डिस्कशन ग्रुप बोलते हैं। अगला नंबर है इंटरेक्टिव गेम्स खेलने के लिए। यदि आप बोर हो रहे हैं तब आप इंटरनेट में बढ़िया और मज़ेदार इंटरेक्टिव गेम खेल सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट है एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ पर आपको बहुत से ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं इनके ऑनलाइन सेमिनार्स को अटेंड कर आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करा सकते हैं। फ्रेंडशिप और डेटिंग के लिए, यदि आपको ऑनलाइन दोस्त बनाना पसंद है तब आप के लिए यहाँ पे बहुत से सोशल मीडिया साइट्स मौजूद हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जिनसे आप जुड़कर फ्रेंड्स बना सकते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक अखबारों और मैगज़ीन में। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत से न्यूज़ वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, वेदर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में समाचार आसानी से मिल सकता है। वहीं आप यहाँ पर कई ऑनलाइन मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे है जॉब की तलाश में। ऐसे बहुत से वेबसाइट हैं जो कि निरंतर जॉब की जानकारी प्रदान कर रहे होते हैं।
फिर चाहे वो कोई टेक्निकल जॉब हो या फिर नॉन टेक्निकल जॉब हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। यदि आपको जॉब की तलाश है तब आप इनमें भी रजिस्टर कर अपना पसंदीदा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगला नंबर है शॉपिंग कर सकते हैं। आपको शॉपिंग करने के लिए पहले दुकान में घूमना पड़ता था, लेकिन आप अब घर में बैठे ही अपने मनचाही चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ऑफर प्राइस पर। बस आपको अपने को इन वेबसाइट में रजिस्टर कराना होता है, फिर आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सब थे इंटरनेट के उपयोग। अब हम जानते हैं भारत में इंटरनेट का इतिहास क्या है। तो भारत में इंटरनेट पहली बार 15 अगस्त 1995 को इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, जिसको बोला जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ने यह सेवा प्रदान की थी। इसके बाद ये भारत में कुछ इस तरह से बदलाव लाया था। फर्स्ट, बड़े बड़े शहरों में नेट को पहुंचाया गया। सेकंड है 1996 रेडिफ मेल नाम की ईमेल साइट की शुरुआत हुई भारत में। अगला है भारत पहला साइबर कैफ़े 1996 में मुंबई में खुला था। 1997 में naukri.com जैसी साइट भारत में बनी, आज हर कोई इसे जानता है। 1999 में हिंदू पोर्टल वेब दुनिया की शुरुआत हुई थी। 2000 के दशक तक टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भारत में लागू हुआ। याहू इंडिया और MSN इंडिया की भी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी। 2001 में ऑनलाइन ट्रेन वेबसाइट irctc.in की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से भारत में इंटरनेट का शुरुआत होते गया, इस्तेमाल करते गए, और आज ऐसा हो गया है कि आज इंटरनेट के द्वारा ही हर कार्य किया जा रहा है। चाहे वो किसी प्रकार का खोज हो, किसी प्रकार का टेक्निकल कुछ देखना हो या सीखना हो, कुछ जानना हो, तो हर प्रकार से इंटरनेट का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन से, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे डायल अप, एनालॉग मॉडेम, केबल कनेक्शन, DSL ब्रॉडबैंड, ISDN वायरलेस कनेक्शन। चलिए हम जानते हैं इंटरनेट के प्रकार, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के ऐसे बहुत से प्रकार हैं जिनसे कि आप एक पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी कनेक्शंस अलग अलग हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्येक की एक अलग ही रेंज की कनेक्शन स्पीड होती है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से है ये कनेक्शन। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे डायल अप कनेक्शन। डायल अप एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच जुड़ा होता है। इस तरह के कनेक्शन में आप इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। यह मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है। यह कनेक्शन सस्ता और इसकी स्पीड भी कम होती है। डायल अप कनेक्शन में उपभोक्ता का कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे एनालॉग कनेक्शन भी कहते हैं। टेलीफोन लाइन्स बहुत से क्वालिटी के हो सकते हैं, वहीं कनेक्शन भी कभी कभार ख़राब हो सकती है। इसमें लाइन रेगुलरली काफ़ी इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस करती है और ये इसकी स्पीड को अफेक्ट भी करती है, जो कि करीब 28 से लेकर 56 के तक होती है। ये इसकी स्पीड होती है। चूँकि एक कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस शेयर करते हैं, वहीं समान लाइन टेलीफोन के लिए दोनों एक समय में एक्टिव नहीं हो सकते। अगला है DSL कनेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इस कनेक्शन में उपभोक्ता के घर पर 2 तारों वाली टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। DSL एक वायर्ड कनेक्शन होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है। इसकी जो इंटरनेट स्पीड होती है इसके रेंज पर निर्भर करती है, जो कि 128 kbps से लेकर के 8 mbps तक के बीच होती है। अगला है केबल कनेक्शन। क्या है? तो केबल कनेक्शन जो होता है प्रदान करता है इंटरनेट कनेक्शन एक केबल मॉडेम के माध्यम से, और ये ऑपरेट होता है केबल टीवी लाइन के माध्यम से। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का अलग अलग ट्रांसमिशन स्पीड होता है। चूँकि कोएक्सियल केबल ज़्यादा बैंडविड्थ प्रदान करते हैं एक डायल अप या DSL टेलीफोन लाइन की तुलना में, इसलिए
आपको यहाँ पर फास्टर एक्सेस प्रदान होता है, मतलब कि जल्दी से अपलोडिंग या डाउनलोडिंग का कार्य हो जाता है। केबल कनेक्शन की जो स्पीड होती है 512 के से 20 Mbps तक के बीच। अब देख लेते हैं फाइबर कनेक्शन क्या है। तो इस फाइबर कनेक्शन में फास्टर फाइबर ऑप्टिक केबल डायरेक्टली आपके घर या ऑफिस तक जाती है और आपको एक ज़्यादा स्टेबल, इफ़िशियंसी और रिलायबल कनेक्शन प्रदान करती है हाइब्रिड कॉपर और फाइबर सिस्टम की तुलना में। ये ब्रॉडबैंड स्पीड अप टू 1 Gbps होती है, मतलब गीगाबिट पर सेकेंड होती है। इसको सपोर्ट करने में सक्षम होती है। इतनी स्पीड की ये HD TV प्रोग्राम को 5 सेकंड में ही प्ले करने में सक्षम हो जाती है। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी जो होता है कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो कि डाटा कैरी कर रहे होते हैं, उन्हें लाइट में और उसी लाइट को सेंड कर देती है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये लाइट के फॉर्म में चेंज कर देती है और उस लाइट को ही सेंड करती है ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर के माध्यम से, जिसकी डायमीटर एक इंसानी बाल के जितना होता है। मतलब कि ये जो ग्लास फाइबर होता है एक इंसानी बाल के जितना होता है, उतने में इस लाइट को सेंड किया जाता है। वायरलेस कनेक्शन क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो वायरलेस या वाईफाई जिसको बोला जाता है, नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसमें टेलीफोन लाइन या केबल का इस्तेमाल नहीं होता होगा, किसी भी प्रकार का वायर का इस्तेमाल नहीं होता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वहीं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल भी करता है। वायरलेस कनेक्शन भी हमेशा ऑन रहता है और इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस नेटवर्क की कवरेज एरिया धीरे धीरे बढ़ रही है, वहीं इसकी स्पीड की रेंज होगी 5 Mbps से 20 Mbps तक होती है। अब हम जान लेते हैं वायरलेस DIA, मतलब कि डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस का मतलब होता है कि एक स्पेशलाइज्ड अमाउंट की बैंडविड्थ को केवल आपके इस्तेमाल के लिए स्पेसिफाई किया जाता है। यह एक डेडिकेटेड अमाउंट होती है जो कि सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए होती है। यहाँ आप किसी के साथ कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप ज़रूर ये इंटरनेट सुपर हाईवे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन ज़रूर रहते हैं। जहाँ दूसरे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग उस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वहीं इसमें लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड बैंडविड्थ पहले से ही प्रदान की गई होती है। आगे है सैटेलाइट कनेक्शन क्या है। तो सैटेलाइट एक्सेस जो होती है, एक्सेस करती है इंटरनेट VIA एक सैटेलाइट के अर्थ के ऑर्बिट, जिसमें सिग्नल को इतनी बड़ी डिस्टेंस तय करनी होती है धरती से सैटेलाइट और फिर से बैक होना होता है। इसलिए ये डिले कनेक्शन प्रदान करती है। मतलब कि पहले क्या होता है, सैटेलाइट जो होता है अंतरिक्ष में रखा होता है और धरती से कोई सिग्नल सैटेलाइट तक जाता है और फिर सैटेलाइट से उस सिग्नल को वापस धरती तक लाया जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है सैटेलाइट को, और ये इसलिए इसका जो कनेक्शन होता है डिले कनेक्शन होता है। केबल और DSLR की तुलना में ये बहुत ही स्लो होता है। सैटेलाइट कनेक्शन की जो स्पीड होती है 512 के से 2.0 Mbps तक होती है। सेलुलर या मोबाइल टेक्नोलॉजी कनेक्शन क्या है, इसको जान लेते हैं। सेलुलर टेक्नोलॉजी प्रदान करती है वायरलेस इंटरनेट एक्सेस सेल फोन के माध्यम से। इसमें स्पीड जो होती है वेरी करती है सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से, लेकिन सबसे कॉमन 3G 4G स्पीड की होती है। यहाँ 3G डिस्क्राइब करता है एक थर्ड जनरेशन सेलुलर नेटवर्क को, जिसकी मोबाइल स्पीड करीब 2.0 Mbps के आसपास होती है। कहने का मतलब है जो आप मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसी को ही सेलुलर या मोबाइल टेक्नोलॉजी कनेक्शन कहा जाता है, जो अब 3G 4G इस प्रकार से हो गया है। अब हम जान लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इंटरनेट की हाई स्पीड होती है जो वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा कोई भी कंपनी दे सकती है, चाहे वो टेलीफोन कंपनी हो, ISP या केबल कंपनी हो। इसकी स्पीड जो है सबसे तेज होती है।
अब है USB मॉडेम कनेक्शन। इस कनेक्शन के लिए केबल की आवश्यकता नहीं होती है। USB डिवाइस के माध्यम से यह कनेक्शन स्थापित किया जाता है। इसमें सिम कार्ड के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन बनाया जाता है। USB मॉडेम में सिम कार्ड लगाने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट चालू हो जाता है। इसे कई कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, एयरटेल, जियो, टाटा, डोकोमो, इन सब के द्वारा USB मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। इंटरनेट कैसे चलाई जाती है ये जान लेते हैं। तो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस में इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, पहले देखते हैं मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाएं। स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही छोटे हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं, जिसमें कि बिल्ड इन GPS और कैमरा की सुविधा होती है। मतलब कि पहले से ही GPS और कैमरा की सेटिंग रहती है। वहीं बहुत से लोगों के लिए उनका स्मार्टफोन ही टूल्स होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ज़्यादातर स्मार्टफोन दो अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। पहला होता है सेलुलर नेटवर्क, जिससे यूज़र को सब्सक्राइब करना होता है, जैसे कि एयरटेल, जियो, आइडिया, ये सब सेलुलर नेटवर्क होते हैं। वहीं दूसरा होता है वायरलेस कनेक्शन। इसमें देख लेते हैं। इसमें सेल नेटवर्क में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे आपको कहीं पर भी और कभी भी इंटरनेट एक्सेस प्राप्त हो जाती है। वहीं वायरलेस नेटवर्क में आपको मॉडेम के निकट होना आवश्यक होता है। मतलब कि आप जो वाईफाई लेते हैं किसी से, तो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, तो ये जो होता है वायरलेस कनेक्शन कहलाएगा। तो इसके लिए आपको उस मोबाइल या उस नेटवर्क के निकट में होना ज़रूरी होता है बेहतर स्पीड पाने के लिए, क्योंकि यह एक कवरेज एरिया तक ही होती है। मतलब कि आप खुद के मोबाइल से सिम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, वो आपका एक सेल नेटवर्क कहलाएगा। और वायरलेस नेटवर्क उसे बोलेंगे जब आप किसी दूसरे के मोबाइल से या दूसरे कंप्यूटर से वाईफाई के थ्रू जो है इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, तो यही आपका वायरलेस कनेक्शन होगा। अब हम कंप्यूटर या PC में इंटरनेट कैसे चलाएं जान लेते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर या PC में इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तब आपको इसके लिए या तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा या किसी ISP से या कोई वायरलेस कनेक्शन भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वहीं यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है, तब भी आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप अपने स्मार्टफोन को एक हॉटस्पॉट के तौर पर इस्तेमाल करके भी इंटरनेट एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के लाभ व हानि देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट के लाभ। अगर आप इंटरनेट के सही से उपयोग करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके लिए नीचे दिए गए नेट के फ़ायदे अच्छे से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को डिजिटल बनाएं। फर्स्ट नंबर है, इसको ज़्यादा तौर पर सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन, मनोरंजन, ऑनलाइन जानकारी देने में ज़्यादा मददगार होता है। नेक्स्ट है, इसे आपकी टाइम की बचत तो होगी ही और आप चाहो तो बहुत कुछ सीख भी सकते हो। नेक्स्ट है, इसके इस्तेमाल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, जैसे हम गूगल में करते हैं। किसी को भी बड़ी आसानी से मैसेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट इंटरनेट में हम भेज सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में हर कोई करता है। आगे देख लेते हैं। अगर आप पढ़ाई की बात की जाए तो आजकल हर कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑनलाइन सर्विस, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, मूवी टिकट बुकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब इंटरनेट की वजह से ही हो पाया है। नेक्स्ट है, इसके ज़रिए आप किसी के साथ आमने सामने मतलब वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसकी वजह से ही आजकल ई-कॉमर्स साइट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मतलब कि जो बिजनेस है, इसमें से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ईमेल जैसे सुविधा आपको इंटरनेट की वजह से ही हो पाया है, जिसमें आप किसी प्रकार का मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मनोरंजन के लिए भी आपको इसकी सख्त ज़रूरत होती है, जिससे आप गाने डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दुख को दूर करने के लिए ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। अगला है, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे,
जैसे अभी आपको ये भी मिल जाएगा कि इंटरनेट क्या है। आपको हर पल की खबर मिलती रहेगी, आप चाहो जब चाहो तब। इसके साथ ही साइंस टेक्नोलॉजी की भी जानकारी मिलती रहेगी इंटरनेट में। नेक्स्ट है, आप अपना सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हो इसमें, और जब चाहो तब वापस डाउनलोड भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, इंटरनेट की कुछ हानि भी हैं। अगर अपनी ज़िंदगी को सही चलाना है तो इस डिजिटल दुनिया में तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला है इसका नुकसान, इसकी लत है। अगर आपको लग गई तो आप इसके पीछे लगे रहोगे और होगा क्या कि इससे आपका वक्त बर्बाद होगा। इसमें कोई भी कुछ भी लिख के शेयर कर देता है, चाहे वो सही हो या गलत। इससे गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है। अगला है, इसके ज़रिए आप अपना सारा डाटा आपके कंप्यूटर से कोई भी चुरा सकता है हैकर्स के ज़रिए। कभी कभी कोई भी गलत वीडियो बड़ी तेज़ी से नेट में फैल जाता है, ये भी एक नुकसान है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर वायरस इंटरनेट से ही आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, जिससे आपके सारे डाटा गायब हो सकते हैं और आपके कंप्यूटर को भी स्लो कर देता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे पोर्नोग्राफी साइट्स नेट में होती हैं, जिससे अश्लील तस्वीर वीडियो रहते हैं। इससे बच्चों के दिमाग में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इनमें जो सोशल साइट्स होते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम रहती हैं, उनमें कुछ लोग किसी भी तस्वीर को छोड़ देते हैं और ये इंटरनेट का नुकसान है। आगे देखते हैं, इंटरनेट पे कुछ ऐसे वेबसाइट होती हैं जिनसे लोग आपको कुछ सवाल पूछकर सारी जानकारी ले लेते हैं और वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आगे है, इंटरनेट के इस्तेमाल से जैसे आपका वक्त बचता है वैसे ही आपका वक्त बर्बाद भी करता है। तो ये सब इंटरनेट के नुकसान थे। अब हम जानते हैं इंटरनेट का क्रमिक विकास। तो 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट मतलब कि ARPANET की शुरुआत की थी। इसका विकास शोध, शिक्षा और सरकारी संस्थानों के लिए किया गया था। इसका एक अन्य उद्देश्य था आपात स्थिति में मतलब कि खतरे की स्थिति में जब संपर्क के सभी साधन निष्क्रिय हो चुके हों, आपस में संपर्क स्थापित किया जा सके। 1971 तक APRANET लगभग 2 दर्जन कंप्यूटरों को जोड़ चुका था। आगे देखते हैं, 1972 इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल की शुरुआत हुई थी। 1973 में TCP और IP मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया था। 1983 तक आते आते यह इंटरनेट पर 2 कंप्यूटरों के बीच संचार का माध्यम बन गया। उसके बाद है 1983 में ARPANET के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट में डाल दिया गया। नेक्स्ट है 1986 में US नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसको NSF बोलते हैं, तो NSF नेट ने लॉन्च किया था। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगला है 1988 फिनलैंड के जाक्रो ओकेरीनेन ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया। 1989 में मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल के पीटर ड्यूस ने प्रथम बार इंटरनेट का इंडेक्स बनाने का प्रयास किया। थिंकिंग मशीन कॉरपोरेशन के ब्रूस्टर कहले ने एक अन्य इंडेक्सिंग 6WAIS जिसको बोलते हैं वाइड एरिया इंफॉर्मेशन का विकास किया। आगे देखते हैं, 1991 में प्रथम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस गोफर का मिन्नेसोटा यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास हुआ। तब से गोफर सबसे अधिक विख्यात इंटरफेस बना हुआ है। NSF नेट को कॉमर्शियल ट्रैफिक के लिए खोला गया। 1993 में नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के मार्क एंडरसन ने मोज़ेइक नामक नेविगेटिंग सिस्टम का विकास किया। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट
को मैगजीन फॉर्मेट में पेश किया जाने लगा। इस सॉफ्टवेयर से टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंटरनेट पर उपलब्ध हो गए। आज भी यह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य नेविगेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है नेटस्केप कम्युनिकेशन। और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र बाजार में उतारे। इन ब्राउज़रों से प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का प्रयोग अत्यंत ही आसान हो गया। जैसे आप देख सकते हैं आज के दुनिया में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। आगे देखते हैं 1995 में प्रारंभिक व्यावसायिक साइट्स को इंटरनेट पर लॉन्च किया गया। ईमेल के द्वारा मास मार्केटिंग कैंपेन चलाए जाने लगे। 1996 तक आते आते दुनिया भर में इंटरनेट को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो गई। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 4.5 करोड़ तक पहुंच गई। 1999 में ई कॉमर्स की अवधारणा अत्यंत तेज़ी से फैली, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिससे इंटरनेट के द्वारा खरीद फरोख्त लोकप्रिय हो गई। मतलब कि खरीदारी वगैरह बहुत ही आसान हो गया, व्यापार करना आसान हो गया। 2003 में न्यूजीलैंड में न्यूइट ने इंटरनेट में देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली का प्रयोग प्रारंभ किया। इसमें ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन ये जो होता है इंटरनेट का ही एक तकनीक का नाम है जिसका प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से इंटरनेट का विकास क्रम है, आगे बढ़ता गया और इंटरनेट जो है आज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। हर एक कार्य के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।